Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपा नेता और आपका स्वागत है इस सेशन पे। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये एक पॉलिसी वॉच वीडियो है। तो लास्ट कुछ दिनों में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं और एक मेजर समिट भी हुआ था, द हिंदुस्तान टाइम्स लीडर समिट, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री along with our external affairs minister answered some serious questions about India's current foreign policy stand. तो जब हम ये इतने सारे डिस्पर्स्ड सोर्सेज होते हैं तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्ट पॉलिसी को समझना कि क्या अप्रोच रखता है आज के दिन हमारा गवर्नमेंट रिगार्डिंग अ जियोपॉलिटिकल इवेंट। ऐसे इंटरव्यूज या ऐसे समिट से हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है, क्या अप्रोच लेके इंडिया इंगेज कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं हमें सिग्नलिंग का भी पता चलता है कि इंडिया क्या सिग्नल करना चाहता है टू द अदर कंट्रीज, टू द वाइडर वर्ल्ड, राइट। तो इसी वजह से आई जस्ट स्टार्टेड दिस पॉलिसी वॉच वीडियो सेशन एंड इसमें एज आई सेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे जिससे कि आपको ये जिससे आपने जो एग्जिस्टिंग फॉरेन पॉलिसी है इंडिया का उसका एक आइडिया बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आई एम गोइंग टू पिक अप फ्रॉम दी जो अभी लीडर समिट हुआ था, वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को पूछा गया था, हाउ डज द वर्ल्ड सी इंडिया। नाउ ये क्वेश्चन अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें, you can expect the question that what is India's engagement with the current scenario or with an divisive world। ये word use हो सकता है या ये कहा जा सकता है कि in this fluctuations in the world, conflicts in the world, कोई भी ऐसा word अगर use हो जाए तो वहां पे इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है या वर्ल्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई अप्रोच या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले व्हाट ही टॉक्स अबाउट इज कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में, विच इज अ रेयर थिंग बिकॉज पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी छाई हुई है। चाहे हम दो वॉर्स की बात करें, रशिया यूक्रेन या इजराइल और जो लार्जर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां की बात करें, या हम सिविल वॉर्स की बात करें, क्योंकि पूरे विश्व में हर जगह हर कॉन्टिनेंट में सिविल वॉर्स चल रही हैं। हमारे नेबरहुड में भी आपको पता है कि म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। अलॉन्ग विथ इट देयर इज क्राइसिस इन पाकिस्तान, देयर इज क्राइसिस इन बांग्लादेश। तो हर जगह पे एक सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट चल ही जा रहा है। इन दिस लाइट एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री इज सीन इन अ गुड लाइट इन द वर्ल्ड। तो इसी चीज पे फोकस करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि भाई अगर आप देखोगे कि यूएस के इलेक्शंस का इम्पैक्ट या आप देख रहे हो वर्ल्ड में जो भी डिस्कशंस हो रही हैं, एक ही चीज पे आता है कि भाई स्टेबिलिटी कहाँ पे है। और इंडिया में ये स्टेबिलिटी है नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिक। तो उसके बाद वो इकोनॉमिक टर्म्स पे आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इकोनॉमिकली भी आज के दिन अगर आप देखोगे इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस एंथुजियाज्म, इन्वेस्टमेंट एंथुजियाज्म, एंड ही सेइंग दैट कि भाई टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने दर्शाया है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडिया इज टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग whether with other partner countries like US, Russia, or it is by itself in certain sectors। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात की, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया, टैलेंट। तो उन्होंने कहा है कि भाई आज के दिन में टैलेंट या स्किल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया इसी पे फोकस कर रहा है। पूरे विश्व में हर कंट्री स्पेशली ग्लोबल साउथ कंट्री इंडिया को देख रहा है एज अ टैलेंट हब, और इसी चीज को हमें और बढ़ाना है, इसी चीज को कैपिटलाइज करना है। सो टैलेंट इज समथिंग दैट इंडिया शुड बी एट द फोरफ्रंट ऑफ, एंड विद आवर डेमोग्राफी ये करना डिफिकल्ट नहीं है।
देन ही टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जो कि पैंडेमिक के बाद, दैट इज द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में इतना जो एम्फसाइज किया जा रहा है, उसमें भी इंडिया का एक रोल है। क्योंकि अभी आफ्टर द पैंडेमिक की बात कर रही हूं मैं, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे कंट्रीज को ये रियलाइज होने लगा है कि भाई चाइना से हटना जरूरी है। एक कंट्री पे इतना रिलायंस सही नहीं है। आपको जितना रेजिलिएंट सप्लाई चेन चाहिए उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, आपको पार्टनरशिप्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन अदर वर्ड्स आप चाइना प्लस वन पॉलिसी की बात कर रहे हो, जहां पे दूसरे कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्रीज, मिडिल कंट्रीज जिसे कहा जाता है, उन पे फोकस रहेगा कि वो किस तरीके से सप्लाई चेन को रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाई में हेल्प कर पाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या वो रॉ रिसोर्सेज पे हो। बट ये जरूरी हो गया है पोस्ट पैंडेमिक एरा में कि और पार्टनरशिप पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट ही टॉक्ड अबाउट कि भाई अगर आप लास्ट कुछ सालों में देख रहे हो तो इंडिया का एंगेजमेंट और बढ़ गया है ना। आपको भी ये पता है कि भाई अभी कुछ दिन में इतने सारे मीटिंग्स और विजिट्स और स्टेटमेंट्स रिलीज हो रही है कि आपको पता ही है कि बहुत हलचल चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इतना हलचल है कि इट इज सम पीपल आर सेइंग कि भाई टर्मोइल है इस वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है कि भाई कोल्ड वॉर में है इस वजह से है। रिगार्डलेस ऑफ इट, अगर आप बस एक सिंपल न्यूज़पेपर भी ओपन करोगे देखोगे हर दिन कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकली मेजर इवेंट हो रहा है। तो अभी मैंने जस्ट अराउंड द वर्ल्ड वाला एपिसोड भी रिकॉर्ड किया, तो मैंने देखा कि भाई एक हफ्ते में इतने सारे मेजर समिट्स हुए हैं। एक जगह पे एपेक हो रहा है, तो कहीं पे आपका COP29 हो रहा है, तो कहीं पे G20 हो रहा है, एंड उसके वजह से लीडर्स आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, स्टेटमेंट्स रिलीज हो रही है, और इस सब समिट्स में इंडिया इज इंगेजिंग विद द वर्ल्ड। तो इंगेजमेंट बढ़ने के वजह से मल्टीलैटरलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है। बट मल्टीलैटरलिज्म के साथ साथ और एक चीज पे फोकस इंडिया कर रहा है कि किस तरीके से बाइलैटरल टाइज को भी इंप्रूव किया जा सकता है। यहां पे स्पेसिफाई करना जरूरी है। द न्यू कीवर्ड नाउडेज इज द लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो आज के दिन में मल्टीलैटरलिज्म तो है ही, बट एक फोकस मिनीलैटरलिज्म पे भी चल रहा है, जहां पे लाइक माइंडेड कंट्रीज साथ में आके पर्टिकुलर एजेंडाज पे डिस्कस कर रहे हैं, पर्टिकुलर एजेंडाज पे फोकस कर रहे हैं। तो यही जो ट्रांजिशन हो रहा है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कंट्रीज आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्मॉल ग्रुप्स और स्मॉल सेंटर्स ऑफ पावर, मल्टीपोलैरिटी की तरफ चल रहा है। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं, एंड दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली फॉर PSIR स्टूडेंट्स। Does it mean that a crisis in multilateralism will lead to multipolarity, or multilateralism and multipolarity go hand in hand? नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि what do you think about these two concepts. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, that the world is expecting more from India. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, चाहे वो हमारे नेबर्स हो जो कि हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा, चाहे बियॉन्ड नेबरहुड हो, दैट इज एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात की जा रही है, इंडिया से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। एंड एक्सपेक्टेशन कैसा? सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आप ह्यूमैनिटेरियन एड का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप एंटी पायरेसी का दे सकते हो, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, या आप दे सकते हो कि भाई इंडिया इज हेल्पिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, या कई जगह पे इंडिया ने ट्रेड इंप्रूव करते हुए एंड अदर एंगेजमेंट के थ्रू में, डायस्पोरा के थ्रू में, इंडिया इज कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ सेवरल कंट्रीज। तो इंगेजमेंट बढ़ रहा है एंड एक्सपेक्टेशंस इसीलिए बढ़ रहा है। यहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यूक्रेन का। अब यूक्रेन का एग्जाम्पल मैं थोड़ा डिटेल में समझाने वाली हूं, क्योंकि तीनों इंटरव्यूज में, चाहे वो समिट का इंटरव्यू हो या स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया का हो या जो दूसरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट का इंटरव्यू हो, यूक्रेन पे चर्चा हुई थी। एंड यूक्रेन पे यही बात हुआ था कि भाई क्या इंडिया निगोशिएट कर सकता है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दैट इज बिटवीन पुतिन एंड जेलेंस्की।
तो उसमें उनमें तीनों इंटरव्यूज में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का यही जवाब था कि भाई इंडिया साइड में नहीं रह सकता है, इंडिया हैज टू एंगेज। ठीक है, वो फेंस सिटिंग नहीं कर रहा है इंडिया हैज टू एंगेज, एंड एंगेजमेंट वही कर पाएगा जो दोनों पार्टीज के साथ अच्छा रिलेशन रखता है। आज के दिन में जिसे हम हेजिमॉन मानते हैं वो खुद नहीं इंटरवीन कर पाएगा, वो खुद नहीं नेगोशिएट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि द हेजिमॉन इटसेल्फ हैज टेकन अ साइड। तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेवर सेटल्ड इन अ बैटलफील्ड, इट इज रेयरली एंडेड इन अ बैटलफील्ड, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है निगोशिएटिंग टेबल पे। और ये टेबल कौन प्रोवाइड करेगा, यही है आज का मुद्दा। और इंडिया जो है आज के दिन दोनों यूक्रेन एज वेल एज रशिया के साथ अच्छी दोस्ती के वजह से ये नेगोशिएटिंग टेबल वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई टेबल तो आप प्रोवाइड कर दोगे, बट अगर दोनों पार्टी साथ में नहीं आना चाहते हैं, अभी वो वक्त नहीं हुआ है दैट दे आर बोथ रेडी टू नेगोशिएट, देन कोई फायदा नहीं होने वाला है। It is both the parties that have to come to an agreement. Only then a country like India will be successful in providing that negotiating table. तो यहाँ पे भी he has again very diplomatically played to the galley about what the world expects from India and what India can truly deliver. आते हैं next point पे, that is elections in US. Again बड़ा interesting सा मुद्दा था, वहां पे भी discussion हुआ था कि भाई क्या है इसका इम्पैक्ट, क्या होने वाला है ट्रम्प के रिटर्न के बारे में। तो हिज आर्ग्यूमेंट इज कि भाई जो रीजंस पहले प्रेसिडेंसी में इंपॉर्टेंट थे, जिसके वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प हैड कम टू पावर, वही रीजंस इंटेंसिफाई हो चुके हैं, वही रीजंस और इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, इसीलिए इतने तादाद में लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को इलेक्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये जो ट्रेंड है या जो कंसर्न्स है ये लार्जली लिंक होता है ग्लोबलाइजेशन से। और उन्होंने कहा कि भाई ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट रहा है, रीसेंट इम्पैक्ट रहा है अमेरिका पे, अमेरिकन पीपल थिंक कि उनको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिला है फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज बेसिकली नॉट सर्व्ड अमेरिकन इंटरेस्ट, एंड यू कैन पुट दिस इन कोट्स। एंड further he says that कि भाई because of the negative impact of globalization, people of America have become insecure. ठीक है, they have become less secure, and he has said दो फ्रंट में less secure हुए, एक है psychologically and दूसरा है conceptually। तो उनको लगता है कि भाई अगर हमारे देश के अंदर ये सिचुएशन है तो किस लेवल पे अमेरिका एक्चुअली हेजिमॉन होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में। क्यों दूसरे कंट्रीज हमसे ले रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज को फंड कर रहे हैं, पर हमारा ये हालत है। तो बेसिकली पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग डोमेस्टिक पॉलिसीज, पीपल ऑफ अमेरिका आर नाउ क्वेश्चनिंग कि भाई व्हाई इज अमेरिका हेल्पिंग अदर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में while taxpayers are paying. So all of these questions have led to them American people question their own leadership. And यही जो ट्रेंड है, उन्होंने कहा कि भाई ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव भी हमें सोचना चाहिए। जो अभी अमेरिका में हो रहा है वो एग्जैक्टली यही है। इंटरेस्टिंगली वहां पे उनसे पूछा भी गया था क्या इसका मतलब है कि आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहा है यूएस। तो उन्होंने कहा कि भाई एक चीज आप समझो, जब यूएस इनवर्ड देख रहा है, डोमेस्टिक पॉलिसी देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस इंगेज करना छोड़ देगा विद ग्लोबल पार्टीज या कंट्रीज। The way US will deal with these countries will change. That means जो टर्म्स में यूएस इंगेजमेंट था, जिस टर्म्स में नेटो कंट्रीज को यूएस हेल्प कर रहा था, जिस टर्म्स में यूएस साउथ कोरिया को, जापान को, ताइवान को हेल्प कर रहा था, ये टर्म्स बदलने वाले हैं। ये नहीं कि यूएस अपने पार्टनर्स को छोड़ने वाला है, बट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विल चेंज, एंड दिस इज वेयर वर्ल्ड पॉलिटिक्स विल ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने बोला कि भाई हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू चेंज। कुछ कंट्रीज जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पे,
उनको ये डिपेंडेंसी को किस तरीके से मैनेज करना है वो उन पे डिपेंड करेगा। जो कंट्रीज कम डिपेंडेंट है जैसे कि इंडिया, वी आर ऑलरेडी मैनेजिंग विदाउट यूएसएस जो भीख में देते हैं या जो वो ऐसे ही दान दे देते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि भाई जो भी हम देंगे उसके बेसिस पे आप करो। ये चीज हमने बहुत पहले लिया था, बट लास्ट फ्यू इयर्स में हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सो दिस इज वेयर ही इज सेइंग दैट सम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान जो इतने हैबिचुएटेड है उनको रास्ता बदलना पड़ेगा, नॉट इंडिया। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन आया कि भाई अगर ऐसा है तो व्हाट अबाउट क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उन्होंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी आज के दिन पे सिंक हो चुका है नेशनल सिक्योरिटी के साथ। हर कंट्री अपना नेशनल सिक्योरिटी को फर्स्ट रखने वाला है और इसको आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हो, बट आप आइसोलेशन में भी नहीं रह सकते हो, आपको पार्टनर्स चाहिए होंगे एंड इंडिया इज अ स्टेडी पार्टनर, राइट। तो अभी ऑफ कोर्स एक बायर सेलर रिलेशन से हम एक को प्रोडक्शन की तरफ चल चुके हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया यूएस रिलेशन, बट हमारा जो फोकस रहेगा वो हमेशा मेक इन इंडिया रहने वाला है एंड ऑफ कोर्स बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशंस। इसके बाद ऑफ कोर्स डिस्कशन जाता है चाइना को लेके एंड डिसएंगेजमेंट पे क्वेश्चन आने के बाद पूछा गया व्हाट नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई डिसएंगेजमेंट के बाद डी-एस्केलेशन होने वाला है जहां पे नंबर ऑफ ट्रूप्स को रिड्यूस किया जाएगा। क्या इसका मतलब है कि एक स्ट्रैटेजिक रीसेटिंग होगा? क्या इसका मतलब है एक स्ट्रैटेजिक बिगिनिंग होने वाला है जहां पे रिलेशंस इंप्रूव होने वाली हैं? तो वहां पे ही वाज अ बिट प्रिकॉशनरी इन दैट सेंस कि उन्होंने कहा कि भाई जब दो बड़ी कंट्रीज में इतना प्रोफाउंड चेंज हो रहा है एंड दोनों कंट्रीज एकदम पास में है, दे आर नेबर्स, ये काफी डिफिकल्ट कनंड्रम है, काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा से वो सस्पिशियसली देखने वाले हैं हमें और हम भी उनको सस्पिशियसली देखने वाले हैं, क्योंकि अगेन इट इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर देयर एंड राइवलरी रहेगा ही, right? So one cannot expect India and China to become friends on all aspects. There will be strategic consideration कि जहां पे हम हाथ मिलाएंगे और जहां पे हम प्रिकॉशन रखेंगे। Finally coming to Canada, Canada के इशू पे उन्होंने तीन बड़े बड़े चीजें he discussed। एक था कि भाई एक पैटर्न है कनाडा का जब वो एलिगेशंस बोलते हैं बिना कोई एविडेंस का, और जो भी वो बोलते हैं इमीडिएटली यूएस की तरफ से सपोर्ट आ जाता है एंड देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर दैट। द सेकंड थिंग ही सेज द सर्वेलेंस ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये नहीं एक्सेप्टेबल है according to international law. And the next thing he's saying that ki the political space being given in Canada to anti-Indian elements is not correct. ये तीनों चीजों पे उन्होंने कहा है कि भाई ये अगर और बढ़ता है देन इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक टाइज जो ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं वो कहीं ना कहीं और सफर होने वाली हैं। एंड अनलेस the leadership of Canada takes steps to improve it, you are going to see India-Canada relations reaching the bottom, right? Next he comes down to talking about Quad। अब ये Sky News ऑस्ट्रेलिया के इंटरव्यू में था जहां पे उन्होंने कहा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्वाड का ट्रू एजेंडा क्या है। ये नहीं कि यूएस अगर बोलता है कि ताइवान के सपोर्ट में जाते हुए हम चाइना को अटैक करते हैं और इंडिया उस पर कूद जाएगा, इसका एजेंडा ये नहीं है। क्वाड का एजेंडा है कि भाई कंट्रीज विद कन्वर्जिंग इंटरेस्ट साथ में आए, वो डिस्कस करें, कोऑपरेट करें। इट इज नॉट टू फाइट ईच अदर्स बैटल्स। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट कि भाई हर कंट्री का खुद का नेशनल इंटरेस्ट होता है, खुद के इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होती हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। और जब ये स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई भी कंट्री मल्टीलैटरली इंगेज करता है उसमें कंट्रीज सबसे पहले यही चीज देखेंगे कि भाई हमारा फायदा क्या। तो इसी चीज को उन्होंने कहा कि भाई आज के दिन में कंट्रीज का कोई एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होता है, एक्सक्लूसिव रिलेशंस नहीं होता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ बैठेंगे, दूसरों को इग्नोर करेंगे। ये चीज नहीं होता है। कंट्रीज विल हैव मल्टीपल रिलेशंस और अगर दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई भी चल रही है उनके साथ भी रिलेशन रखेंगे। जब दुनिया पाकिस्तान के साथ कर सकती है तो इंडिया रशिया के साथ क्यों नहीं कर सकता है? दैट्स व्हाट ही हैज सेड कि भाई हमेशा
before a country asks this kind of question कि भाई why is India having good relations with Putin or Russia, it is important to ask why is that particular country having relations with Pakistan as well as in India, because Pakistan तो it is internationally renowned for its state sponsored terrorism. The next question that was asked about is the emerging nexus जो आ रहा है रशिया, चाइना, ईरान का, and ये जो नेक्सस है क्या ये यूएस के खिलाफ है, क्या ये इंडिया या जो ग्लोबल पार्टनर्स है यूएस के उनके खिलाफ है। तो इसमें जवाब में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा ये नेक्सस इमर्ज क्यों कर रहा है। ये नेक्सस इसलिए इमर्ज कर रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है एंड जो यूएस के पार्टनर्स हैं उन्होंने यूक्रेन का साइड लिया है, इसीलिए रशिया अपना साइड स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो ये नेक्सस का जरूरत नहीं है। द मोर एंड मोर द वॉर कंटिन्यूज यू विल सी अ स्ट्रॉन्गर नेक्सस बिटवीन रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, एंड इफ द वॉर कम्स टू एन एंड एज सून एज पॉसिबल, ये नेक्सस इतना पावरफुल नहीं होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट इज व्हाट ही सेइंग कि भाई वॉर को खत्म करना जरूरी है एंड यूएस के इंटरेस्ट पे है कि ये वॉर खत्म हो, क्योंकि अगर यूएस को लगता है कि वेपन्स देके ये वॉर प्रोलॉन्ग किया जाएगा, ये यूएस के लार्जर एम्बिशन के खिलाफ जाएगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर पे, एंड ही गिव अ वेरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग कि ये रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है। ही सेड दैट ये हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत है। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो कई बार आपका खुद का नुकसान होगा, आपके इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, बट एटलीस्ट एक पीस रहने वाला है, एक स्टेबिलिटी रहने वाली है जो लॉन्ग रन में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही रहेगा, आपके देश के लिए सही रहेगा। इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर को एम्फसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हर कंट्री को ये रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, एंड जितने वॉर्स हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इस रूल बेस्ड ऑर्डर के बेसिस पे अगर रिजॉल्व किया जा सकता है वो बेहतर होगा फॉर द वर्ल्ड ओवरऑल। तो ये कुछ अप्रोचेस थी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया है, कहा है इन दीज इंटरव्यूज, एंड आई थिंक दैट ये अप्रोचेस समझना जरूरी है टू हैव एन ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली is India's current policy towards the conflictual geopolitics of today. With this, I'm going to end today's session. I'll see you in the next one. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.